Good morning, student. Welcome to Late Sri Ram Kumar College of Special Education, टूंडलोद नवलगढ़। पिछली कक्षाओं में हमने जो आपके सिलेबस का फर्स्ट और कॉमन पेपर है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी विकलांगता का परिचय, उसमें यूनिट 1 की यूनिट 1.1 और यूनिट 1.2 का अध्ययन किया, जिसमें हमने ये जाना कि पूर्व में 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक विकलांगों को किस नज़र से देखा जाता था, उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता था, वह उनको समाज में किस प्रकार का दर्जा दिया जाता था। और 1.2 में विकलांगता क्या होती है, किस प्रकार से विकलांगता दिव्यांग क्षति अक्षमता विकलांगता में बदलती है, इसके बारे में जाना। तो इसी क्रम में अब हम आज आगे बढ़ते हुए यूनिट 1 का 1.3 जो कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी एज पर PWD एक्ट 1995 है, इसका अध्ययन करेंगे। सन 1995 में भारत सरकार द्वारा PWD एक्ट लाया गया, जिसका अर्थ होता है पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये एक्ट दिव्यांगों के लिए लाया गया, जिसमें दिव्यांगताओं की तकरीबन 7 श्रेणियों को शामिल किया गया। हम जानेंगे आज वो 7 श्रेणियाँ कौन कौन सी थीं, उनके बारे में चर्चा करेंगे, वह उनको जानेंगे। तो पहले जान लेते हैं PWD एक्ट 2 लाइन में। इस अधिनियम में समान अवसर अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के नाम से जाना जाता है। इसका पूरा नाम विकलांग जन अधिनियम पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 है। ये अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण देश में लागू किया गया है। स्टूडेंट, जम्मू को छोड़ करके यहाँ मतलब इससे पहले जब धारा 370 लागू हुआ करती थी, जम्मू कश्मीर के कुछ अलग नियम हुआ करते थे, वहाँ पे अपने संविधान के नियम लागू नहीं हुआ करते थे। परंतु जैसा कि अब हो गया है कि वहाँ से धारा 370 को हटा दिया गया है तथा जो कहते हैं संपूर्ण देश में नियम लागू होते हैं वो वहाँ भी लागू होते हैं। खैर ये अलग की बात है, इसको छोड़ते हैं, आते हैं विकलांग निःशक्तता जन अधिनियम के प्रथम अध्याय में अधिनियम के अंतर्गत विकलांगताओं के प्रकार के बारे में जानते हैं। कौन कौन सी 7 विकलांगताओं को इसमें शामिल किया गया है। सर्वप्रथम आती है इसमें दृष्टिहीनता। दूसरी है अल्प दृष्टि। तीसरी है कुष्ठ रोग से निवारित व्यक्ति, लिप्रेसी क्योर्ड पर्सन। इसी क्रम में चौथी है श्रवण क्षतिग्रस्तता, हियरिंग इम्पेयरमेंट। 5वां नंबर है
गामक अक्षमता यानी ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड। छठे नंबर की है मानसिक मंदता यानी मेंटल रिटार्डेशन। और सातवीं और आखिरी जो है वो है मानसिक रुग्णता। मानसिक रुग्णता मेंटल इलनेस यानी मानसिक बीमारी। तो स्टूडेंट ये 7 विकलांगताएँ PWD एक्ट 1995 में शामिल की गई जब ये एक्ट बना, और इनके संदर्भ में बहुत से कार्य किए गए। अब सर्वप्रथम पहले हम लोग इन विकलांगताओं के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ये होती क्या है। डिटेल में तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इसके बारे में पूरी तरह से जानते जाएंगे, परंतु इस यूनिट में जैसा कि ये 7 विकलांगताएँ PWD एक्ट के अंतर्गत दी गई हैं, इनके बारे में एक दो लाइन में आपको बता देता हूँ। सर्वप्रथम दृष्टिहीनता। दृष्टिहीनता में मांसपेशी उस अवस्था को निर्दिष्ट करती है जिसमें कोई व्यक्ति निम्नलिखित अवस्था में से किसी से ग्रसित हो, जैसे दृष्टि का पूर्ण अभाव। कहने का तात्पर्य ये है दृष्टि के पूर्ण अभाव से कि ऐसा व्यक्ति जिसको बिल्कुल भी दिखाई ना देता हो, उसकी दृष्टि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो और किसी भी प्रकार के सहायक या अन्य किसी यंत्र के द्वारा भी उसको दिखाई ना पड़ता हो। सुधारक लेंसों के साथ बेहतरीन नेत्र में दृष्टिहीनता 6/60 या 20/200 से अधिक ना हो। सिक्स बाई 60 जो समान व्यक्ति 60 फीट की दूरी पे रखे हुए वस्तु को आसानी से देख लेता हो, परंतु सामान्य व्यक्ति 60 फीट पर रखी हुई दूरी को वस्तु को आराम से देख लेता हो, परंतु दृष्टि क्षतिग्रस्त व्यक्ति उस वस्तु को 6 फीट की दूरी पे भी ना देख पाता हो। इसी प्रकार 20/200 200 फीट की रखी हुई दूरी पर रखी हुई वस्तु को आराम से देख लेता हो, परंतु दूसरा व्यक्ति क्षतिग्रस्त व्यक्ति जो 20 फीट पर रखी हुई वस्तु को आसानी से ना देख पाता हो। दृष्टि क्षेत्र की सीमा 20 डिग्री कोण वाली अथवा उससे भी खराब हो। दूसरा है अल्पदृष्टि लो विज़न। जैसे कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है, लो विज़न यानी कम या अल्प दृष्टि। ऐसा व्यक्ति जिसके उपचार या मानक अपवर्तनीय संशोधन के उपरांत भी दृष्टि क्षमता का डिप्रिसिएशन यानी ह्रास हो गया हो, परंतु वो सहायक युक्ति से किसी कार्य योजना अथवा निष्पादन के दृष्टि उपयोग करता है या उपयोग करने में संभव है, तो उसे अल्प दृष्टि वाला व्यक्ति कहा जाएगा। PWD एक्ट बनने से पहले इस प्रकार की विकलांगता को या दिव्यांगता को सम्मिलित नहीं किया गया था, लेकिन जब PWD एक्ट 1995 बना तो अल्पदृष्टिहीनता को इसमें शामिल कर लिया गया। इस पे कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा व्यक्ति जो कुछ सुधारक यंत्रों के साथ या सहायक यंत्रों के साथ जिसकी दृष्टि का डिप्रिसिएशन यानी ह्रास हो गया हो और वो सहायक
लेंसों या सुधारक लेंसों के साथ थोड़ा बहुत देख लेता हो उसे अल्पदृष्टि कहा जाएगा। सहायक यंत्र से जैसे हमारे लेंस, आँखों के लेंस हो गए या मैग्नीफायर ग्लास हो गया या इस प्रकार की कोई अन्य सहायक यंत्र। फिर आता है कुष्ठ रोग से निवारित व्यक्ति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेप्रेसी क्योर्ड पर्सन। पीडब्ल्यूडी एक्ट बनने से पहले इस प्रकार की कंडीशंस को, इस प्रकार की अवस्था को दिव्यांगता नहीं माना जाता था, परंतु जब पीडब्ल्यूडी एक्ट बना तो इस प्रकार की विकलांगता को इसमें शामिल किया गया और इस प्रकार के इससे ग्रसित व्यक्ति या कुष्ठ रोग से निवारित, जो कुष्ठ रोग से ठीक हो गए हैं व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों को विकलांगता की श्रेणी में शामिल किया गया। मैं आपको बताना चाहूँगा, कुष्ठ रोग एक ऐसा रोग है जो हमारे फेफड़ों से इन्फेक्शन शुरू होकर शरीर में फैल जाता है और धीरे धीरे हाथों की उंगलियों की हड्डियों को गलाने लगता है, जिससे वहाँ पे हड्डियाँ काम करने लायक नहीं रह जाती हैं, वे गल जाती हैं तथा विकलांगता की स्थिति, अक्षमता की स्थिति पैदा हो जाती है और वो अक्षमता विकलांगता में परिवर्तित हो जाती है। ऐसा व्यक्ति जो कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाने के उपरांत निम्नलिखित में से किन्हीं एक या एक से अधिक समस्याओं से ग्रसित हो तो उसे कुष्ठ रोग युक्त मुक्त व्यक्ति कहा जाएगा, जिससे हाथ या पैर, नेत्र और पलक में संवेदना की कमी होना। जी हाँ, हाथ में, पैर में, पलक में, नेत्र में संवेदना मीन्स सेंसिटिविटी जिसको हम कहते हैं। सेंसिटिविटी मीन्स अगर हमें यहाँ कोई ऐसे चिकटोरी काटता है तो हमें पता चलता है, हमें पीड़ा होती है और हम अपने हाथ को झटक लेते हैं, इस प्रकार की को संवेदना कहते हैं। इस प्रकार की संवेदना अगर किसी में नहीं है तो ये कुष्ठ रोग का लक्षण माना जाता है। प्रकट विरूपता तथा अधिक पक्षाघात से ग्रसित। तो पक्षाघात मीन पैरालिसिस। पैरालिसिस, ऐसे व्यक्तियों में पैरालिसिस की बहुत सी संभावना रहती है, लकवाग्रस्त हो जाते हैं जिनसे उनका एक हाथ या एक पैर या शरीर का कोई अंग कार्य कर देना बंद कर देता है। गंभीर शारीरिक विरूपता और वृद्धावस्था से ग्रसित हो। कुछ ही समय पश्चात, कुछ समय में, जैसे कि वृद्धावस्था के समय से पहले ही व्यक्ति वृद्ध लगने लगे या उसका शरीर में विरूपता आ जाए, देखने में खराब लगने लगे, तो इस प्रकार के व्यक्ति को कुष्ठ रोग से निवारित दिव्यांगता में शामिल किया जाता है। इसके बाद आती है हमारी श्रवण क्षतिग्रस्तता। जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर होता है या पता चलता है, श्रवण, श्रवण मीन्स होता है सुनना और क्षतिग्रस्तता मीन्स उसका नुकसान होना, यानी कि ध्वनि सुनने का नुकसान होना। तो ऐसा व्यक्ति जो संवाद संबंधी क्रियाकलापों में कठिनाई महसूस करता हो तथा सामान्य श्रवण दोष में 60 डेसिबल अथवा उससे अधिक की हानि हुई हो को श्रवण क्षतिग्रस्त कहा जाएगा। 60 डेसिबल से अधिक की हानि। ये 60 डेसिबल क्या है, ये हम अपने आने वाले जो अन्य सब्जेक्ट पेपर है श्रवण ऑडियोलॉजी, उसमें इसका अध्ययन करेंगे। फिलहाल तब तक मैं बता देता हूँ, 60 डेसिबल से अधिक यानी सुनने की जो क्षमता है उसमें 60 डेसिबल से अधिक की हानि होती है, तो ऐसे व्यक्तियों को हम श्रवण क्षतिग्रस्त व्यक्ति कहते हैं और पीडब्ल्यूडी में शामिल की गई विकलांगताओं की श्रेणी में उसको माना जाता है। इसके बाद आती है गामक अक्षमता। गामक मीन्स चलने फिरने संबंधी। जी हाँ, चलने फिरने संबंधी अक्षमता को गामक अक्षमता कहते हैं। इसमें किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाने के पश्चात उसके हाथ पैरों में अक्षमता के कारण विकलांगता आ गई हो या
जन्मजात कोई शरीर का अंग खराब हो अथवा पोलियो वगैरह के कारण पैर आदि में अक्षमता होने से विकलांगता हो गई हो, ऐसे व्यक्तियों को गामक अक्षम व्यक्ति कहते हैं। ऐसे व्यक्ति जिसकी हड्डियां, जोड़ों तथा मांसपेशियों में ऐसी समस्या हो जिससे गति एवं शारीरिक क्रियाकलाप प्रभावित हो तो गामक अक्षमता वो गामक अक्षम कहा जाएगा। और छठे नंबर पे आती है हमारी मानसिक मंदता। मानसिक से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारे दिमाग से संबंधित। जी हाँ, दिमाग से संबंधित मंदता मीन्स होता है स्लो, यानी धीरे धीरे। जी हाँ, ऐसा व्यक्ति जिसका चित्त अवरुद्ध अथवा अपूर्ण विकास की अवस्था में हो, विशेष रूप से वृद्धि की असामान्यता द्वारा परिलक्षित की जा रही हो तो मानसिक मंदता कहा जाएगा। जी हाँ, जिसका दिमाग सही रूप से कार्य ना कर रहा हो, समान व्यक्ति के समान कार्य ना कर रहा हो और उसके समान व्यक्ति की समान उसकी बुद्धि का विकास ना हो रहा हो तो ऐसे समस्या से ग्रसित व्यक्तियों को मानसिक मंद व्यक्ति कहा जाएगा। इसके बाद आखिरी, सातवीं और आखिरी जो विकलांगता आती है वो है हमारी मानसिक रुग्णता। मानसिक से समझ ही रहे हैं, दिमाग से संबंधित रुग्णता को अगर हिंदी में बीमारी कहा जाता है, यानी मानसिक बीमारी से ग्रसित कोई व्यक्ति जो किन्हीं प्रकार की मानसिक बीमारी से ग्रसित हो और जिससे उसके डेली के कार्य प्रभावित होते हों, उसकी निजी ज़िंदगी प्रभावित होती हो, ऐसे समस्या से ग्रसित व्यक्ति को मानसिक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति कहा जाएगा। मानसिक बीमारियां जैसे आपकी एंजाइटी, सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, इस तरह की बीमारियों को हम मानसिक बीमारी कहते हैं। अर्थात इनसे ग्रसित, बीमारियों से ग्रसित कहते व्यक्तियों को मानसिक बीमारी से ग्रसित विकलांग माना जाएगा। तो हमने स्टूडेंट्स PWD एक्ट के अंतर्गत आने वाली 7 विकलांगताओं के बारे में जाना। इन विकलांगताओं को याद रखना अति आवश्यक है क्योंकि जिस विषय की हम पढ़ाई कर रहे हैं, जिसके लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं वो इसी पे आधारित है और आगे चल के हमें इसका विस्तार अध्ययन करना है। अब हम आते हैं यूनिट 1 के पॉइंट 1.4 पे, जिसमें व्यापकता दर और विस्तार दर के बारे में अध्ययन करेंगे। जी हाँ, तो व्यापकता दर के बारे में जानते हैं ये क्या चीज़ होती है। इसमें मामलों की कुल संख्या का अध्ययन होता है। व्यापकता शब्द का अर्थ नए और पुराने सभी प्रकार के वर्तमान मामलों में से हैं जो दिए गए आबादी में एक निश्चित समय में मिलते हैं। जी हाँ, कहने से मतलब ये है कि एक हमारी जो निश्चित आबादी है, मान लिया हमने आबादी दे दी 1 लाख, तो उस 1 लाख में जो हमें परसेंटेज मिलेगा विकलांगता का वो हमारी व्यापकता दर होगी, जिसके लिए सूत्र निर्धारित किया गया है। मैं आपको बता देता हूँ इसके लिए सूत्र क्या होता है व्यापकता दर का।
सभी वर्तमान मामलों की संख्या, यानी कि किसी विशिष्ट बीमारी के जो किसी निश्चित समय बोध में मिली, एक टाइम पीरियड के अंदर मिलने वाली जो बीमारी के मामलों की संख्या और जिस आबादी के ऊपर वो सर्वे किया गया है वो आबादी। जैसे किसी क्षेत्र की 30,000 आबादी में एक बीमारी के 200 पुराने तथा 500 मामले एक वर्ष के अंदर मिलते हों तो वो व्यापकता दर अब यहाँ ये हमारे 200 जो हैं 200 ये जो हैं किसी पुरानी बीमारी और ये 500 जो हैं किसी नई बीमारी हैं, ये हमारी आबादी है। इसको हम 100 से गुणा करके इस सूत्र के आधार से इसको हल करके निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी व्यापकता दर। अब हम व्यापकता दर के बाद विस्तार दर पर अध्ययन करते हैं। उसका भी सूत्र होता है जो मैं आपको बताऊंगा अभी। विस्तार दर एक विशिष्ट समय में एक समग्र जनसंख्या में जितने नए मामले आते हैं वो विस्तार दर कहलाते हैं। अर्थात एक दिए गए आबादी में एक विशिष्ट समय अवधि में मिले नए मामलों की संख्या को विस्तार दर कहते हैं। इसको इस सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे बदल दिया गया। दिए गए समयावधि में विशिष्ट बीमारी के मामलों की संख्या, आबादी जैसे कि व्यापक दर में थी, आबादी वहाँ पे है 100 यहाँ पे है इंटू, तो यहाँ हमें क्या परिवर्तन कर देना है, वह दिए गए समय अवधि में जैसे 1 साल का समय दिया गया, समय दी 1 साल की दी गई, उसमें विशिष्ट बीमारी के जो मामले मिले हुए हैं उनको यहाँ पे दर्शाना है। जैसे किसी बीमारी के 500 नए मामले 1 वर्ष के अंदर 30,000 की आबादी में मिलते हैं तो इसका विस्तार दर होगा इस प्रकार से इसकी विस्तार दर हम निकाल लेंगे। विस्तार दर के अंतिम प्रदर्शन के समय आवश्यक सम्मिलित करें। यदि आप 16.7 प्रति हज़ार लिखते हैं तो ये अशुद्ध होगा। सही प्रदर्शन 16.7 प्रति हज़ार प्रति वर्ष होगा।
व्यापकता दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसमें सर्वप्रथम नंबर 1 पे आता है आयु यानी एज। एज किस प्रकार से प्रभावित करेगी इसको हम जानते हैं। जैसे पोलियो 5 वर्ष तक, पोलियो की बीमारी पोलियोमाइलाइटिस नामक विषाणु के कारण होती है और ये पैदा होने से यानी 0 से लेकर 5 वर्ष तक ही अपना असर दिखा पाती है। हाँ, यानी कि ये बच्चा पैदा हुआ और 0 से लेकर 5 वर्ष तक की उम्र में अगर हम उसको पोलियो की खुराक नहीं दिलवाते हैं तो उसमें पोलियो होने के अधिक से अधिक चांस रहेंगे, जिसमें पोलियो होने के कारण पैर खराब हो जाते हैं और विकलांगता हो जाती है। इसलिए हमें इस बात पे भी गौर करना चाहिए कि बच्चे के होने के तुरंत बाद समय समय पर उसको पोलियो की ड्रॉप पिलवाते रहें। और आयु के कारण होने वाले व्यापकता और विस्तार दर को, जो कि हमारी दी गई आबादी पे इफ़ेक्ट डालती है, विकलांगता दर, उसको कम कर सकें। इसके बाद 2 नंबर पे है लिंग। लिंग कैसे प्रभावित करते हैं? जैसे ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड बीमारी, गामक अक्षमता के अंतर्गत मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम की एक बीमारी होती है जिसमें बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी का क्षरण हो जाता है और वहाँ पे गड्ढा हो जाता है जिसमें पानी भर जाता है और उस कारण दिमाग में भी पानी भर जाता है। और इस तरह की विकलांगता धीरे धीरे व्यक्ति को कमज़ोर कर देती है और आगे चल के ऐसे व्यक्तियों की उम्र बहुत कम होती है, इसकी कोई दवाई नहीं है, जिसके कारण आगे चल के मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन अब यहाँ ये कहना कि इस चीज़ के लिए कोई दवाई नहीं है या इलाज नहीं है तो ये कहना गलत होगा। आजकल हमारे साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है कि सभी प्रकार के रोगों के लिए शोध हो रहे हैं। तो उसमें भी उस कहते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जहाँ पे क्षरण हुआ है हड्डी का, वहाँ पे सर्जरी करके और एक फ्रेम या रॉड लगा करके इस क्षरण को दूर किया जाता है। इसमें हम स्पाइना बाइफिडा को भी शामिल कर सकते हैं। इसी प्रकार हेमिप्लीजिया जो होता है वो लड़कियों में, मेंटल रिटार्डेशन 18 वर्ष तक और हियरिंग इम्पेयरमेंट आजीवन, यानी मेंटल रिटार्डेशन जो मानसिक मंदता है वो 18 वर्ष तक की आयु में प्रभावित कर सकती है। और यहाँ अगर देखा जाए तो श्रवण अक्षमता ये आजीवन यानी जीवन में कभी भी हो सकती है। इसका कारण क्या हो सकता है? कोई किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी कारण से श्रवण शक्ति खो देना, तो इसको हम पोस्टनेटल हियरिंग लॉस कह सकते हैं। इसके बाद है तीसरे नंबर पे सामाजिक स्तर, अधिक जनसंख्या के कारण कुपोषण। ये जाहिर की बात है, जहाँ पे अधिक जनसंख्या होगी वहाँ खाने पीने की अधिक वस्तुओं की ज़रूरत होगी, जो पूरी ना होने के कारण कुपोषण होगी। बच्चे जब जन्म लेंगे कुपोषित होंगे तो तरह तरह की विकलांगताएं या तरह तरह की बीमारियां उनको प्रभावित करेंगी, जिसके कारण दिव्यांगता या विकलांगता का क्षेत्र और उसकी विस्तार दर बढ़ती चली जाएगी। धार्मिक कारण, अधिक बच्चों का होना। हमारे कुछ धार्मिक कारण भी हैं, उसमें कुछ धर्म ऐसे हैं जो कहते हैं कि बच्चे तो ऊपर वाले की देन है, इन पर कौन सी रोक लगाना, जितने हो जाएं उतने अच्छे हैं। लेकिन जब अधिक बच्चे होते हैं तो माँ के स्वास्थ्य पे उसका प्रभाव पड़ता है, माँ कमज़ोर होती है, जिसके कारण अधिक बच्चे करने से बच्चों में विकलांगता होने की संभावना बढ़ जाती है। शीघ्र बच्चों का पैदा होना, पहले के समय में ये होता था लड़कियों की और लड़कों की जल्द से जल्द शादी कर दी जाती थी कम उम्र में, और उनके कम उम्र में ही बच्चे हो जाते थे। कम उम्र में माँ पूरी तरह से तैयार नहीं होती है, उसके शरीर का विकास नहीं हुआ होता है, इस कारण शीघ्र व कम उम्र में बच्चे होने पर उसके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। थैंक यू।